नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपके आगामी LT भर्ती परीक्षा, यूसेट भर्ती परीक्षा या फिर आप प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि DLED की तैयारी कर रहे हैं या फिर B.Ed एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये आपको लाभदायक सिद्ध होगी। इसमें हम आपको 25 जो है MCQs लेके आए हैं, इन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये आपके जो आगामी भर्ती परीक्षा है कैसे जो है आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा जो है आज का सेशन शिक्षण अभिरुचि का। इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन बताएंगे। आप बताइएगा आपके 25 में से कितने सही हो रहे हैं और कितने जो है आपके गलत हो रहे हैं। आप जो है कमेंट बॉक्स में से ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है एक प्रैक्टिस सेट्स की तरह आपके लिए उपयोगी जो है सिद्ध होगा। अगर आप सीधा देख रहे हैं तो सही है, नहीं तो आप जो है अपने जो है वीडियो की स्पीड को दुगना करके इंटू 2 करके भी देख सकते हैं, तो आपके लिए जो है कम समय में ज़्यादा मैटर हो जाएगा। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? इनमें से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणियाँ लिखवाना या फिर छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? देखो, छात्र परीक्षा के लिए तैयार करना बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ टिप्पणियाँ लिखवाना भी नहीं होता है, सूचनाएं प्रदान करना भी नहीं होता है। ठीक है, तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। अगर छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास हो जाएगा तो यही एक अच्छे शिक्षण का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? सबसे अच्छी विधि इनमें से कौन सी होगी उसमें हमने देखना है। व्याख्यान एवं श्रुति लेखन, संगोष्ठी एवं परियोजना, संगोष्ठी एवं श्रुत लेखन या फिर श्रुति लेखन एवं दत्तकारी। तो देखिए, व्याख्यान बहुत अच्छी होती है लेकिन छोटे बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, तो इससे तो हम सीधा हटा देते हैं। ठीक, संगोष्ठी अच्छी होती है और प्रोजेक्ट अच्छा होता है। ठीक है, संगोष्ठी भी अच्छी होती है। श्रुत लेखन यानी सुनकर लिखना, ये उतनी अच्छी विधि नहीं है। ठीक है, एक तरफा है। श्रुत लेखन देखो ये भी गलत हो गया, और दत्तकारी भी अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे बेहतर है संगोष्ठी एवं परियोजना। तो संगोष्ठी अगर करते हैं तो बच्चे में जो है नया जो सामाजिकता का गुण विकसित होता है, वो समाज में अपनी बातों को रखता है। ठीक है, चर्चा होती है उसमें। परियोजना में क्या होता है? एक सामाजिक वर्ग है, आपको पता है, समाज में रह के खुद काम करता है। तो शिक्षण विधि सबसे अच्छी है इसमें संगोष्ठी एवं परियोजना। बढ़ते हैं आगे। अध्यापक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है क्योंकि एक टीचर है और TLM का प्रयोग क्यों करता है? इससे शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है, इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोध स्तर का बनता है, इससे छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है, वह इसका उपयोग करना चाहते हैं। तो अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करता है? देखो, रुचिकर बनाता है, बिल्कुल बनाता है। ठीक है, इसमें शिक्षण कार्य छात्रों के बोध स्तर का बनता है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है, ये भी ठीक है। वह इसका उपयोग करना चाहता है, ये भी ठीक है। तो देखो, आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको चारों ऑप्शन सही मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा आंसर जो सबसे बेहतर हो उसकी ओर हम जाते हैं। ठीक है, रुचिकर बनता है और बोध स्तर का बनता है। बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर आपके शिक्षण में अगर आपका शिक्षण कार्य छात्रों के बोध के स्तर तक का बन गया है तो वो सबसे बेहतर है। ठीक है, रुचिकर बनता है, अच्छी बात है। रुचिकर बनेगा तो जरूरी नहीं हो जो है बहुत अच्छे लेवल का हो। बोध स्तर जो है शिक्षण का एक अच्छा स्तर माना जाता है, इसलिए इसमें शिक्षण कार्य छात्रों के बोध स्तर का बनता है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, होता चारों चीज़ है लेकिन सबसे बेहतर आंसर की ओर जाना है बोध स्तर। बाकी ये अच्छी बात है लेकिन ये निचले स्तर की चीज़ें हैं। रुचिकर बनना, ध्यान आकर्षित होना और उपयोग करना चाहना। ठीक है, ये भी होता है लेकिन ये जो है निचले स्तर के जो है पैमाने हैं। अगर आप शिक्षण को एक ऊपर लेवल में ले आओगे, ठीक है, जैसे स्मृति होता है, बोध होता है और चिंतन होता है, तो अगर चिंतन स्तर, वो अगर चिंतन स्तर भी होता है इसका एक आंसर, तो हम चिंतन स्तर की ओर आते हैं। तो स्मृति स्तर के अंतर्गत ये 3 चीज़ें आती हैं। क्या चीज़ें आती हैं? रुचिकर बनाना, ध्यान आकर्षित करना और उपयोग करना। ठीक है, स्मृति आधारित है। बोध स्तर उससे ऊपर की चीज़ होता है और चिंतन स्तर सबसे ऊपर होता है, आपको पता है। ठीक, तो ये जो है शिक्षण के स्तर होते हैं। तो इसका सही आंसर हम
अभी इस चिंतन है नहीं तो बोध स्तर की ओर जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है? शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है, शिक्षक के व्यक्तित्व पर करता है, शिक्षक का हस्तलेख पर करता है, शिक्षक का विषय बोध पर करता है। तो एक शिक्षण प्रभावी कब होगा? देखो, विषय बोध होना चाहिए, हस्तलेख भी अच्छा होना चाहिए, व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन योग्यता अगर नहीं होगी तो इन 3 चीज़ों के होने के बावजूद भी वो जो है बहुत अच्छी चीज़ें नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो शिक्षण का प्रभावी होना किस पर निर्भर करता है? शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है शिक्षण का प्रभावी होना। इसी प्रकार निम्न में से कौन से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं है बोला है नहीं बोला, नहीं है, यानी कि निगेटिव आंसर की ओर देखना है। वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं, विश्वसनीयता। तो देखो, वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं होना, जो स्पष्ट ही नहीं उनका उपयोग नहीं करना, सही बात है। ठीक है, नहीं करना है तो ये तो विशेषता है। ठीक, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। व्यक्तिनिष्ठता, ऐसा जो है प्रश्न पत्र जिसमें जो है बनाने वाले का जो है अपना व्यक्तित्व अगर उसमें अप्लाई हो रहा है, यानी उसका भी प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसा प्रश्न पत्र अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड वाला, विशेषता नहीं, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता हो जाए, विश्वसनीय हो जाए, वैलिडिटी हो जाए, अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग हो जाए, का प्रयोग नहीं, तो ये सभी जो है उसकी विशेषता होती है। और व्यक्तिनिष्ठता एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के लक्षण हैं। पाचन क्रिया का बिगड़ना, विस्फोटक व्यवहार, थकावट या फिर चिंता। तो क्या है? अन्वेषणों यानी जो रिसर्चर होते हैं ने यह दर्शाया अध्यापक के स्नायु तंत्र में अस्थिरता। ठीक है, तो अस्थिरता किससे आती है? उसके व्यवहार, यानी कि विस्फोटक अगर व्यवहार है तो उसके स्नायु तंत्र में अस्थिरता आती है। इसी प्रकार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पाठ्यक्रम या सिलेबस जिसे कहते हैं पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। पाठ्यचर्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती हैं। पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो देखो, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है, बिल्कुल नहीं रहती है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते, ऐसा भी नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पाठ्यक्रम सिलेबस पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है, ये भी गलत है। तो सही आंसर इसका 3 है। पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाएं शामिल होती हैं। तो दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती है जो है सिलेबस में। पाठ्यचर्या नहीं, सॉरी, करिकुलम इसे कहते हैं। पाठ्यक्रम सिलेबस होता है, पाठ्यचर्या करिकुलम होती है। क्योंकि आपने पता होगा को करिकुलम एक्टिविटी भी बोलते हैं ना, करिकुलम को करिकुलम एक्टिविटी भी होती है, को करिकुलम एक्टिविटी होती है, दोनों करिकुलम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय है, शांत और प्रक्रियाशील है, सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, निष्क्रिय और सक्रिय हो। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ठीक, शांत और प्रतिक्रियाशील हो। शांत होना भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये तो नेगेटिव में आ गया। सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, ये नेगेटिव है, ये नहीं होगा। निष्क्रिय, ये नेगेटिव है। तो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय होना चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक, तो ये सही आंसर है इसका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतःक्रिया संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम चलाता है? तो उसका अपना एक निजी चैनल है। ठीक है, तो कौन सा? उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। तो इग्नू के पाठ्यक्रम चलते हैं, आपको पता है, जो है आप ऑनलाइन माध्यम से या फिर आप बोल सकते हैं जो फ्री D2H होता है। ठीक है, D2H डायरेक्ट टू होम, इसमें फ्री वाला जो होता है उसमें आप देखेंगे 20 से 30 चैनल ऐसे हैं जिनके माध्यम से इग्नू अपने पाठ्यक्रम जो है ओपनली जो है वहाँ टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं सिलेबस को। तो लगातार 24 घंटे उसमें प्रोग्राम आते रहते हैं, आप उससे चेक करिएगा। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? निम्न में कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए
कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है। प्रौद्योगिकी का ज्ञान, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान या विषय पर अधिकार। तो देखो क्या है, कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में सबसे बेहतर होगा। प्रौद्योगिकी का ज्ञान तो होना चाहिए। देखो मैंने क्या कहा, चारों आंसर आपके सही हो सकते हैं, जो बेहतर आंसर है उसकी ओर जाएंगे। अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ज्ञान सिर्फ ज्ञान से भी नहीं है, प्रौद्योगिकी का उपयोग भी कर रहा है, आवश्यकताओं का ज्ञान भी कर रहा है, विषय पर अधिकार हो रहा है। वैसे सभी आपके सही आंसर। लेकिन अगर आप विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का आपको ज्ञान नहीं है तो चाहे आप कितनी टेक्नोलॉजी लगा लो, आप कितना भी आपका जो है सब्जेक्ट पे पकड़ है, तो आप अच्छा अधिगम नहीं करा सकते हैं, अच्छा शिक्षण कार्य नहीं करा सकते हैं। पहले आपको विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। जब आपको विद्यार्थियों की आवश्यकता का ज्ञान होगा तभी आपका जो शिक्षण है प्रभावशाली सिद्ध होगा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो है इस तरीके से है कि कौन कौन से सही आंसर हैं करके। ठीक है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, अब देखो कौन कौन से होंगे। अब देखो हाँ तो सही है। अगर इसमें देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ए और सी, पहला ए और सी, प्रौद्योगिकी का ज्ञान और आवश्यकताओं का ज्ञान। ठीक है। सिर्फ ज्ञान होने से भी नहीं होगा, ध्यान देना। ठीक है, सिर्फ ज्ञान होने से नहीं होगा, दोनों में ज्ञान ज्ञान है। ठीक, पहला तो नहीं होगा। बी और सी में अध्यापन प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान। तो देखो इसमें प्रयोग हो रहा है, इसमें सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है। ठीक, बी और सी। ठीक है, बी और सी दोनों जो है सही हो सकते हैं। और बी सी डी ये ज़्यादा बेहतर है। देखो ज़्यादा बेहतर क्या है, बी सी डी। ठीक है, इसमें सिर्फ ज्ञान है और इसमें क्या हो रहा है, प्रौद्योगिकी का अधिगम में प्रयोग भी हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ इससे ज़्यादा बेहतर बी वाला है। ठीक, ये चीज़ बी में भी आ रही है, तो सी तो ज्ञान होना ही चाहिए और विषय पर अधिकार भी होना चाहिए। तो ज़्यादा है आपका 1 2 3, यानी बी सी डी इसका सही आंसर होगा। प्रौद्योगिकी का ज्ञान भी सही है, लेकिन वो चीज़ इसमें आ जा रही है, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग। अब देखो इसका प्रयोग हो रहा है, इसमें सिर्फ ज्ञान, इसमें प्रयोग भी हो रहा है। तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये बेहतर, ये बेहतर। तो 3 बी सी डी, अगर एक ऑप्शन ए बी सी डी भी होता तो तब भी चारों आ जाते। ठीक, लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से आंसर देखते हैं, तो बी सी डी जिसमें होगा वो सही आंसर होगा। तो ये सही है, बी सी डी। तो पहला वाला को हम हटाएंगे। इसी प्रकार से निम्न में से भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना यानी कौन करता है, यानी किसने की है, यानी तो यूजीसी ने की है, एनएएसी ने की, एनसीटीई ने की है, आईजी जब इग्नू जिसे कहते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना कौन करते हैं। NAAC नेक, ये नेक होता है, ये स्थापना नहीं करता है, ये जो ग्रेडिंग देता है कि कौन किस दर्जे का विद्यालय है। NCTE ये जो है टीचर एजुकेशन पर बात करता है, जो टीचर एजुकेशन है इसकी कैसी इसकी एजुकेशन होगी और उस एजुकेशन में जो है क्या क्या टर्म्स होंगे, क्या क्या उसमें नॉर्म्स होंगे, उसकी बात करता है NCTE। इग्नू ये तो महाविद्यालय या शिक्षक से संबंधित है ही नहीं, ये तो पाठ्यक्रम जो है छोटे सिलेबस जो होते हैं कोर्सेज कराता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यूजीसी क्या करता है, ये अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना करता है यूजीसी, क्योंकि फंड देने का काम करता है यूजीसी। अगला प्रश्न है, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना या विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति भरना। तो अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है, तो क्या होगा इसमें, सिंपल सी बात है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अध्यापक के सर्वपक्षीय या फिर हम कह सकते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करना। इसी प्रकार से माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म अध्यापन अधिक प्रभावशाली है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, अध्यापन अभ्यास के दौरान, अध्यापन अभ्यास के बाद या प्रत्येक समय। तो सही आंसर क्या होगा इसका, अध्यापन अभ्यास के दौरान। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावशाली। पहले उतना प्रभावशाली नहीं, आप क्लास में आ जाएंगे तो उस टाइम पर अगर आप टीचिंग प्रैक्टिस करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सही आंसर होगा। विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं, आदर्शवादी दर्शन,
विषयनिष्ठ सुबोध शैली, अनुशासन या मनोरंजन। तो किस पर ज़्यादा जो है अधिक पसंद करते हैं विद्यार्थी? तो देखो कोई आदर्श है तो जरूरी नहीं उसे पसंद करें। विषयनिष्ठ सुबोध शैली जो होती है इस पर जो है सबसे ज़्यादा पसंद जो है बच्चे अध्यापक को करते हैं। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता, उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना, या फिर उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। तो देखिए इस पर जो है कोटेशन है स्वामी विवेकानंद का, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, यानी कि जो मनुष्य के अंदर अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना ही क्या है? शिक्षा है। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। तो उसके अनुसार स्वामी सफलता किस पर निर्भर करती है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उनका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होगा। उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना, ठीक है, ये भी लगभग नहीं लग रहा। उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता या अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। तो उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता ये ज़्यादा बेहतर है। तो 2 आंसर इसका सेकंड वाला सही होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, एक स्नेही शिक्षक, एक अनुशासित शिक्षक, एक शिक्षक जो अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को खुश रखता है, ठीक। तो कौन सा जो है अधिक पसंद किया जाएगा? तो आदर्श दृष्टिकोण, सिर्फ आदर्श है तो प्रैक्टिकली व्यक्ति नहीं है, आदर्श है तो ये उतना बेहतर नहीं है। इसने सिर्फ प्यार करने वाला हो ऐसा भी नहीं है। अनुशासन, सिर्फ अनुशासन वाला हो ऐसा नहीं हो। एक शिक्षक जो अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को खुश रखता है वही सबसे ज़्यादा अधिक पसंद किया जाने वाला शिक्षक होगा। इसी प्रकार एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। क्या चुनौतीपूर्ण है? विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो सबसे चुनौतीपूर्ण है कि शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। इसी प्रकार से मूल्य शिक्षण का तात्पर्य क्या होता है? मूल्य शिक्षण, ठीक है, वैल्यू जो टीचिंग है उसका तात्पर्य क्या है? विद्यार्थियों को स्वस्थ बनाना, विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, गुणों का विकास करना, या व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। तो ज़्यादा बेहतर क्या है? सिंपल सी बात है, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास जो है मूल्य शिक्षण के लिए क्या है? सबसे बेहतर जो है व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना। जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित विहार करे तो आप उसे क्या करेंगे? विद्यार्थी को उसी जगह उसी समय खड़ा कर देंगे, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे या विद्यार्थी की उपेक्षा करेंगे। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, ठीक है, ये सबसे बेहतर है। उसी जगह खड़ा कर देंगे तो ये तो अच्छा ऑप्शन नहीं है। विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं, उपेक्षा भी नहीं करनी। आप क्या करेंगे? सीधा बात नहीं करेंगे, बोलेंगे उसके बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। अगला प्रश्न है, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका कारण है, ठीक है। मित्र भी बोला गया, उसे दार्शनिक भी बोला गया और मार्गदर्शक भी कहा गया, ठीक है। तो क्यों कहा गया ये है? उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है, वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है, वह महान समाज सुधारक होता है, या फिर वह क्या होता है? महान देशभक्त होता है। तो सबसे बेहतर है वो छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। अध्यापक ही होता है जो अच्छे अच्छे आदर्शों को बच्चों पर डालने की कोशिश करता है, और जो बुरे जो अच्छे एक्सेप्टेबल नहीं है जो समाज में, उनको उन व्यवहारों को उनसे जो दूर करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार अध्यापक की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? अंतर्वैयक्तिक संबंध, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, भाषिक दक्षता, छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार, ठीक है, नियंत्रण ना होना, बिल्कुल, ठीक है, ये भी सबसे बड़ा कारण है।
सबसे बड़ा कारण ये है। भाषिक दक्षता ये भी का न होना ये भी कारण है। छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार ये भी कारण है। अंतर्वैयक्तिक संबंध अगर अच्छे नहीं है तो ये भी कारण है। तो सबसे बेहतर हम आंसर की ओर जाएंगे तो वो क्या है, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। अगर विषय के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो आप कितना भी अच्छा अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर लेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि विषय के ऊपर उसका पर्याप्त रूप से नियंत्रण न होना। अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्न में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? विषय का प्राधिकृत विद्वान, अपने ज्ञान एवं कौशलों से छात्रों को प्रभावित करके, मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके, या छात्रों को मित्र बनाकर। तो ये कह रहा है कि अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्न में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? तो ज़्यादा बेहतर है कि अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके वो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य स्थापित कर सकता है छात्रों के साथ। इसी प्रकार शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का, या उपयुक्त सभी का। तो शिक्षा क्या है, अपने आप में क्या है, सभी का जो है क्या है, रूपांतरण है। इसमें सामाजिक भी आएगा, व्यक्तिगत भी आएगा, सांस्कृतिक भी आएगा। इसी प्रकार सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्न में से किसके द्वारा होता है? छात्रों की आवश्यकता की अनवरत पूर्ति के द्वारा, कक्षा में छात्रों के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा, या शैक्षिक स्तर का कठोरता से क्रियान्वयन द्वारा। तो प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थी का अधिकतम आत्मोपलब्धि यानी आत्म उपलब्धि में अध्यापक का योगदान किससे सबसे ज़्यादा बेहतर होगा? तो वो होगा छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी होते हैं? रुझान, कौशल, अभिवृत्ति या संबंध। कि मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी होती हैं? तो ये अभिवृत्ति। तो मौखिक के द्वारा रुझान भी सीखा जाता है, कौशल भी सीखा जा सकता है, संबंध भी जो सीखे जा सकते हैं, लेकिन अभिवृत्ति सीखना मौखिक निर्देश के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये 25 क्वेश्चन जो है आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आपको पता है जल्द ही LT भर्ती परीक्षा होने वाली है। अभी ज्ञापन आया नहीं है, ज्ञापन आ जाएगा बहुत जल्दी। 10 मार्च को पेपर हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, आप इस जो है इन वीडियोज के द्वारा LT भर्ती परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। USET आपको पता है 7 जनवरी को होना है। 7 जनवरी को USET होना है। तो 7 जनवरी को जो USET होने वाला है, तो वहाँ पे भी ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपके काम आएगी। और आपको आने वाले समय में लेक्चरर भर्ती परीक्षा होनी है, DLED भर्ती परीक्षा होनी है, B.Ed के एंट्रेंस एग्जाम होने हैं। तो सभी जगह ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपके काम आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने B.Ed, DLED या फिर LT और लेक्चरर सभी का जो है प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। आप जो है सिलेबस वाइज उस प्लेलिस्ट को पढ़ के जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।